हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अक्षय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकुल फ्यूचर मेकर। देखिए, आज हमारी क्लास 20 है और आज हम चर्चा करने वाले हैं भाग 4 को बहुत ही सरल भाषा में। संविधान के भाग 4 में प्रबंध किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कुछ बच्चे, क्या ज़्यादातर बच्चे, इसका मतलब ही नहीं निकाल पाते हैं कि ये है क्या। ठीक है, ये राज्य क्या वर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी बातें बहुत सिंपल भाषा में आपको बताई जाएंगी और आज की क्लास में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, या बने एग्जाम में, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए जाएंगे। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको DPSP कहा जाता है, उसकी क्लास कहीं भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, इसी क्लास में आपको संपूर्ण पढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है? तो बस आप जुड़े और इसको कंप्लीटली पूरी वीडियो आप देखें अंत तक। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो संविधान के भाग 4 में भाग 3 तक हम सफ़र तय कर चुके हैं और भाग 4 आज स्टार्ट हो रहा है। तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो प्रबंध किया गया है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। अब ये राज्य क्या है, सबसे बड़ी बात बच्चे समझते हैं कि सर ये राज्य वर्ड यूज हुआ है ना, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो स्टेट होते हैं उनके लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले यही क्लियर करा दें कि यहाँ पर जो ये राज्य वर्ड यूज हुआ है, इस राज्य का मतलब केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, स्थानीय निकाय भी हैं, जैसे आपकी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, और हर वो सरकारी संस्था जो किसी ना किसी प्रकार से सरकार से रिलेवेंट है। ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार से रिलेवेंट है, सरकार से संबंधित है, वो किसके अंतर्गत आती है? राज्य के अंतर्गत आती है। अगर कोई भी नीतियां, कोई भी कानून राज्य बना रही है, इसका मतलब वो केंद्र सरकार बना रही है या फिर राज्य सरकार बना रही है, स्थानीय निकाय बना रही है, कोई सरकारी संस्था बना रही है। क्लियर हुआ? ठीक, अब ये हैं क्या, क्यों इनको रखा गया है, क्या मतलब है, इससे जुड़े हुए विवाद क्या हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, इसके अंदर की जो बातें हैं उनसे निष्कर्ष बना बना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में कि कौन कौन से निष्कर्ष राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपकी आंखों के सामने, चाहे वो UPSI का एग्जाम हो, लेखपाल का हो, BDO, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। वहां पे ऐसा नहीं पूछा, बहुत कम आ रहे हैं कि 36 से 51 कभी आ गया क्वेश्चन ऐसा कि भाग 4 में क्या ये आ गया, लेकिन उसके अंदर की बात क्या है और कौन सी बात सही है। यदि आपको पूरी नॉलेज होगी, पूरे आपको कंप्लीट क्लास आपने ले रखी होगी इसकी, ठीक है, भाग 4 की, तभी आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और ऐसा ही हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अब। देखिए, सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल भाषा में आपके सामने लाइन प्रस्तुत की है। देखिए, है क्या राज्य, यानी कि केंद्र सरकार। आपने देखा होगा नए नए कानून अधिनियम बनाए जाते हैं। ठीक है, राज्य सरकार भी कानून अधिनियम बनाती है देश की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए। ठीक है, और स्थानीय निकाय भी कानून नियम बनाए जाते हैं, उनके कुछ नियम कायदे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मैं आपको बता दूं, जब संविधान बना रही थी तो उसको मालूम था कि हमने सरकार के लिए योग्यता कोई नहीं रखी है। जो सिंपल सी बात है, जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो उनका समूह गवर्नमेंट होता, तो गवर्नमेंट का जो MP चुनकर जा रहा है, जो एक पार्ट है, ठीक है, या राष्ट्रपति है, कोई भी, उनके लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति बन जाता है, गवर्नमेंट बन जाता है, वो कानून को बना रहा है, उसको पता ही नहीं है कानून बनना कैसे है, ठीक है, वो किससे पूछेगा, क्या करेगा। तो एक गाइडलाइन जारी कर दी कि देखो, आप गवर्नमेंट हो, आप जीत कर आए चुनाव, आपको देश चलाना है। यदि आप चाहते हो कि देश दिन ब दिन प्रगति करे और देश मजबूत हो, सामाजिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हो, कल्याणकारी राज हो भारत में, ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था यदि आप चाहते हो तो कानून जो बनाओगे आप, उनको बनाते समय आप ये गाइडलाइन पढ़ लें। अगर ये पढ़ लोगे तो अच्छा होगा, बेटर। ठीक है, अगर आप अच्छी प्रकार से चला, ये मुद्दा है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ये गाइडलाइन है। ये क्या है? गाइडलाइन है। जैसे अब गाइडलाइन को क्या होता है, गाइडलाइन को आप यूज करो या ना करो। जैसे सपोज दैट आप तेल लेके आए कोई मार्केट से, तो उसमें एक पर्चा निकलता है, उसमें गाइडलाइन दे रखे होते हैं कि साहब ऐसे लगाइए, 15 मिनट ये, 15 मिनट वो, शाम को ऐसे वैसे लगाइए। लेकिन क्या आप ऐसे लगाते हो? आपने एक बार में लगा लिया, तो उसमें लिखा होता है फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आप अच्छा तो इसको यूज कर, वरना गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी थोड़ी ना, आप सुबह शाम लगा लिए तेल,
यही यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे कोई भी सरकारी संस्था कोई कानून या नियम बनाती है तो वह इन बातों को क्या रखेगी, ध्यान में रखेगी। उसको अच्छा लगता है तो उनको अप्लाई करेगी और नहीं लगता है तो अप्लाई नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मान के चलिए एग्जाम्पल तौर पे कि आप जब किसी कमेटी में जाएं तो आप 2-2 समोसे बांटेंगे, ये लिखा हुआ है, ये मान लो इसमें, ठीक है। अब कोई मैं भी विस्तार से नहीं चल रहा, पढ़ाया नहीं है तो आपके समझ में नहीं आएगी, तो मैं बेसिकली एग्जाम्पल बताता हूँ कि सबको 2-2 समोसे दिए जाएं, लेकिन आप पहुँचे आपके अच्छे विचार रखने के लिए, लेकिन समोसे नहीं बांटे गए, तो आप कह रहे हैं साहब इसमें तो लिखा हुआ था समोसे बांटो, आपने समोसे को नहीं बांटे, सोच रहे समोसे दो में आप विरोध कर रहे हो, आप न्यायालय में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो लिखी हुई बात है उसको गवर्नमेंट माने या ना माने गवर्नमेंट के ऊपर है, आप उसको नहीं मनवा सकते, यानी कि न्याय, ये गैर न्यायोचित है, यानी कि इसकी लिए, इसकी किसी भी बात के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। वो फॉलो कर रही है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट नहीं फॉलो कर रही है, जबरदस्ती फॉलो नहीं करा सकते, गाइडलाइन है ये, तो समझ रहे हो। आप तेल किसी को दे रहे हो, गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, जबरदस्ती नहीं करते, हमारा तेल खरीदा तो 7:30 बजे लगाएगा तू, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हो गया, आशा करता हूँ बहुत सरल भाषा में मैंने आपको कोशिश करी है, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, रखता है, ठीक है, न रखता कोई भी जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है। देश में आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। ये कौन कह रही है, संविधान सभा कह रही है। बेटा आप इनको फॉलो करोगे तो आपकी गवर्नमेंट क्या होगी, वो अच्छा हमारे देश के लिए बेटर रिजल्ट निकालेगी, समझ रहे हो, तो आप इनको फॉलो करिए। तीसरी लाइन जो मैंने अभी बोला, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, यानी कि यदि कोई बात है इनमें लिखी हुई 36 से 51 तक और सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही है, आप न्यायालय में पहुंचे साहब ये बात यहाँ पे लिखी हुई है और इसको सरकार तो फॉलो कर नहीं रही। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा आपको पता होगा, एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू नहीं है, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि सरकार क्या करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करे, उसको अप्लाई करे, लेकिन नहीं कर रही तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना करवा लोगे, नहीं कर रही गवर्नमेंट, समझ रहे हो, तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो आशा करता हूं पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट जो सरल भाषा, इसको इसका पूरा सार बताने के लिए 3 लाइनें काफी हैं। इन 3 लाइनों में आप समझ गए होगे कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा मैंने आपके सामने 3 लाइनें पेश करी हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल्स। अब इसके अंदर क्या है वो पढ़ेगा जब हम एक एक बिंदु को पढ़ेंगे, 36 से 51 तक एक एक आर्टिकल्स को आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई सरकार बेटर रिजल्ट के लिए क्या क्या अप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। हमारी संविधान सभा के अकॉर्डिंग, हमारे देश के उन 389 लोग हैं उनके विचारों के अकॉर्डिंग क्या क्या सरकार को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि कल्याणकारी राज भारत में आएगा, वो बातें वो देखे गए हैं 36 से 51 तक, ठीक है। लेकिन अप्लाई करती है नहीं करती है उसके ऊपर है, इस पर आप जबरदस्ती बाध्यकारी नहीं कर सकते सरकार को, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है 36 से 51 तक। तो पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 36। इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा, इसका यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। भाग 3 में मैंने आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा बताई है, ठीक है, वहां पे सेम ही है, ठीक है। मैंने आई टैग में वो आपकी डाल दी है, आप क्लिक करके क्लास देख सकते हैं पिछली वाली मौलिक अधिकार की, ठीक है। उसमें आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही राज्य की परिभाषा सेम यहाँ पर है। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर राज्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, यहाँ पर राज्य का मतलब है राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अगर यहाँ पर राज्य का मतलब है कोई भी सरकारी संस्था, ठीक है, ये ऐसी कोई संस्था जो रिलेवेंट है किसी भी प्रकार से क्या भी गवर्नमेंट। जो आर्टिकल 12 में एक बार पुनः बताता हूं मैं, जो आर्टिकल 12 में मैंने राज्य की परिभाषा बताई है सेम परिभाषा वही है, ठीक है, कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सरकारी संस्था हो, यानी कोई भी ऐसी जो सरकार से रिलेवेंट संस्था है, वो यदि कोई भी कानून या नियम बनाती है, ठीक है, तो नियम बनाते समय वो एक बार इनको पढ़ ले कि नियम में ऐसा ऐसा होना चाहिए। कोई नियम किसके लिए बना रही है, जनता के लिए। सरकार, राज्य कोई भी कानून या नियम किसके लिए बना रही है, जनता के लिए। तो इन बातों को पढ़ ले जो भाग 4 में है, इनको पढ़ लेगी गवर्नमेंट तो अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ये उनका विचार था 389 लोगों का, ठीक है। वो कहते हैं ऐसा होना चाहिए, पुरुषों के लिए ये, महिलाओं के लिए व्यवस्था, गरीबों के लिए व्यवस्था, ये सारी बातें, ये सब बातें मेंशन करके तब कानून बनाएं जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। लेकिन ना भी फॉलो करते हैं तो आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, सरकार की इच्छा है इसको पढ़े,
ये ना पढ़े, कानून बनने से पहले पढ़ लेगी, कानून में कुछ बातें रखती है, ठीक है, ना पढ़ती है, ऐसी बना देती है, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि इसको आप बाध्यता ही नहीं कर सकते, इसका कोई पॉइंट उठा के आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ये गैर न्यायोचित है, ये भारी वर्ड है। इसके किसी बात को लेकर आप मुकदमा नहीं दायर कर सकते न्यायालय में, सिंपल भाषा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई सारी बात। अब इसके अंदर क्या है ऐसी बातें जो किसी भी सरकार को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए हम एक एक आर्टिकल से उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लें आप पॉज करके। देखिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल 37 और 38। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में कि भाग 3 में जो हमने परिभाषा पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग वो परिभाषा होगी। राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकारें व जितनी भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट, वो सबकी सब उस राज्य वर्ड के अंतर्गत आएंगी। यानी कि इन सब का नाम ना लेकर के सिर्फ राज्य का नाम ले दिया जाएगा। तो राज्य का मतलब आप ये सभी समझें, ये मतलब है आर्टिकल 36 में। 37 कहता है निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर जो इसमें लिखे हुए हैं गाइडलाइन सरकार को कि नियम बनाते समय सरकार को ये बातें ध्यान में रखनी है, यही तो वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लेकिन सरकार यदि उनको नहीं लाती है, अपने नियम कायदों को नहीं फॉलो करती है, तो आप उसको फॉलो नहीं करा सकते जबरदस्ती। आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ये बात फॉलो नहीं करी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात लिखी हुई है और गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर रही है, आप इस बात को लेकर ऐसा जाकर न्यायालय में नहीं बोल सकते। न्यायालय के दरवाजे आपके लिए क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, गेट आउट। ऐसी कोई बात हम आपकी नहीं सुनेंगे, न्यायपालिका बोल देगी साफ साफ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस आर्टिकल में ये वर्णन है कि निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इनके हनन पर इन्हें या इनका हनन जब इनका मतलब अब इनको नहीं माने गवर्नमेंट, तो इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अतः सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। निदेशक तत्व जो भारत का शासन है उसमें मूलभूत है, लेकिन विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना कर्तव्य है। लेकिन उसको निभाए या नहीं निभाए ये गवर्नमेंट के ऊपर, उसको सही लगता है तो फॉलो करेगी, अन्यथा कुछ बातों को फॉलो नहीं करेगी। तो इसके लिए आप उसके खिलाफ क्लेम या फिर उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ भी? आशा करता हूं आर्टिकल 37 आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 38, ठीक है, आर्टिकल 38। इसमें क्या है, इसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा व सुविधाओं की, अवसरों की असमानता को क्या करना, समाप्त। ऐसी नीतियां बनाएगी कौन भाई, राज्य, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या लोकल, ठीक। तो कुछ बच्चों को लोकल गवर्नमेंट समझ में नहीं आ रही होगी, स्थानीय सरकार जो बोलते हैं। अरे जो नगर पालिकाएं होती हैं, ये ग्राम पंचायत प्रधानी व्यवस्था जो होती है, ब्लॉक में व्यवस्था होती है, ग्राम प्रधान होता है, वो एक स्थानीय सरकार होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट में होती है, और एक क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो भारत सरकार, ठीक है। जैसे मोदी जी वो आपके केंद्र सरकार में, योगी जी वो आपके राज्य सरकार में, आपके गांव का प्रधान वो आपकी स्थानीय सरकार। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ बच्चों कुछ वर्डों कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन उनको आपको देता चलता हूँ जिससे कि आपको आनंद आए पढ़ने में, ठीक है। तो आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए आप क्या करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना में मैंने चर्चा करी थी, ठीक है। आपको बताया गया था कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की है हमारे संविधान में। तो वो कहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है, एक तो प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 38 में भी इनका वर्णन है। इनके आधार पर ही यानी कि सबको आर्थिक न्याय भी दिया जाएगा, राजनीतिक न्याय भी दिया जाएगा, सामाजिक भी दिया जाएगा। इस प्रकार से समाज की व्यवस्था तैयार करनी होगी आपको। ये किससे कहा जा रहा है, गवर्नमेंट से। और आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों की सभी के लिए क्या होगा, समानता। जो असमानता बनी हुई है उसको दिन प्रतिदिन आप क्या करेंगे, समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे आय लोगों की समान नहीं है, इनकम घर की, प्रत्येक घर की, ठीक है। प्रतिष्ठा में भी थोड़ा ऊंचा नीचे होता है, सुविधाएं नहीं दे पाते सब लोगों को एक समान, अवसर सबको एक समान नहीं मिल पाते। तो आप कोशिश करें कि सबको क्या मिले, समान अवसर मिले, समान सुविधाएं मिले, समान सबकी आय हो, सभी की पारिवारिक आय, ठीक है। इसको लेकर प्रयास करना है किसको भाई, गवर्नमेंट हो, कि सब कुछ समान हो जाए, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वर्णन आर्टिकल से बात नहीं, आर्टिकल के अंदर जो बातें हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आर्टिकल वन लाइनर में ही पढ़ा देगा वो, लेकिन नीचे उसका मतलब क्या वो समझ जाओगे तो उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये दोनों आर्टिकल आप समझ पाए होंगे। तो इनको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और आगे आपको बताएं।
देखिए अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 और 39 का। इनमें क्या प्रावधान है? राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व क्या हैं? ऐसी बातें जो प्रबंधित की गई हैं, ठीक है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 में। तो कुछ बातें हैं जो सरकार को ध्यान में रखनी है जनता के हित में। क्या बातें हैं वो? सबसे पहली, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि नियम कायदों में ये प्रबंध होना चाहिए कि नागरिक को अपने लिए कोई भी काम या फिर जिससे वो अपनी जीविका चला सके ऐसे साधन आप उपलब्ध करा सकें। आपके नियम कायदों में ये बातें समाहित रहनी चाहिए, ठीक है। इन बातों को भी ध्यान में रखकर आप क्या करेंगे? नीति बनाएंगे। सेकंड, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समवितरण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि कोई भी ऐसे संसाधन जिससे जनता की सामाजिक में विकास आए, जनता की भलाई के लिए हो, ऐसे संसाधनों का आप वितरण कर रहे हैं तो उनका वितरण समान रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को साइकिल बांटी तो किसी को दे दी, किसी को नहीं दी। अगर वो एक समान लोगों के लिए प्रबंध किया गया, साइकिलों के विकलांगों के लिए, किसके लिए? सभी विकलांगों को मिलनी चाहिए, उसमें सम वितरण होना चाहिए, ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये कुछ तत्व हैं जो इसमें प्रावधान किए गए हैं। दो आपको समझ में आ गए हो, क्लियर। थर्ड क्या है? धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, ठीक है। ये क्या मैटर करता है, इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे अभी आपने 2-3 साल पहले एक न्यूज़ चली थी, बहुत चर्चित हुई थी कि नमक खत्म हो गया। सबने क्या करा? नमक खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया। अब इसी बीच ऐसी अफवाहें फैलाकर कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने नमक के बोरे अपने अंदर खरीद लिए। किसी व्यक्ति ने जाकर मार्केट के सारे नमक के बोरे खरीद लिए आपके जाने से पहले ही। वो सारे नमक के बोरे खरीद के उसने क्या कर लिया? उसका संकेंद्रण कर लिया। और फिर जब आपने देखा किसी भी दुकान पे नमक नहीं है, आपको लगा वास्तव में नमक खत्म हो गया। अब क्या करें? नमक तो है ही नहीं, और खाना कैसे बनेगा? तो क्या सोचा, बोले अगर 10 रुपए की थैली 20 रुपए में भी मिल रही है तो आप खरीदेंगे। अब उसने क्या करा? पहले 10 रुपए के हिसाब से थैली खरीद के सबका संकेंद्रण कर लिया, और फिर आपके लिए क्या कर रहा है? आपको 20 रुपए 30 रुपए में वही थैली दे रहा है। तो वो तो धन कमा रहा है इस तरीके से, और शोषण कैसा कर रहा है? जनता का। तो इस बारे में भी आपको नीति विशेष में इन पॉइंटों को आपको नोट करना है, ठीक है, कि कोई संकेंद्रण ना कर पाए। संकेंद्रण बहुत जनता के शोषण करने वाली चीज़ है। आप सभी जानते हैं, अभी आपके इलाके में कोई व्यक्ति आए और जितनी भी दुकानों पे चीनी है वो सब चीनी खरीद के ले जाए, आप कोई मना थोड़ी ना कर देगा दुकानदार। सभी दुकानों से चीनी खरीद ले, वो जितनी है सब कुछ, और अपने इकट्ठी कर ले। लोग बाग दुकानों पे जाएंगे, चीनी नहीं है, आसपास की सारी चीनी वही खरीद ले। ऐसा कर सकता है कोई भी व्यक्ति? 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो में चीनी खरीद ली। सारी जितनी मार्केट की चीनी थी वो इसने 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अपने यहाँ इकट्ठा कर ली। अब व्यक्ति मार्केट में घूम रहा है, उसको चीनी मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या है? फिर उसे लगा कि चीनी खत्म हो गई है, तो वो 30 रुपए किलो वाली चीनी 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो के हिसाब से भी खरीदने को तैयार हो जाएगा। और इस बात का फिर वो व्यक्ति विशेष फायदा उठाएगा और पैसे कमा लेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी सरकार को ध्यान में रखनी है। सेकंड, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इस जो ये लाइन, इसमें जो एक बिंदु बनाया हुआ है अनुच्छेद 39 में, इसका वर्णन बहुत क्वेश्चन में किया जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस में किया गया है? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर कोई और भाग उठा लिया? तो आपको ध्यान रखना है, ये वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कि यदि कोई समान कार्य है, क्लेरिकल का काम है या फिर कोई भी काम है, मजदूरी का काम है, और अगर उसमें पुरुष भी वही काम कर रहा है और महिला भी वही काम कर रही है, तो आप उसमें ये पक्षपात नहीं कर सकते कि पुरुष ज़्यादा सक्षम या उसकी क्षमता ज़्यादा है, उसको वेतन ज़्यादा दिया जाएगा। नहीं, अगर समान कार्य है तो महिला और पुरुष के लिए आप क्या करेंगे? समान वेतन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। ऐसा गाइडलाइन की जा रही है किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। जरूरी नहीं गवर्नमेंट इस बात को माने ना माने, बहरहाल ज्यादातर पॉइंट गवर्नमेंट मानती है, क्योंकि ये पॉइंट है ही ऐसे, ठीक है। और लेकिन सिंपल सी बात है, आप पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए, यहाँ पर तो है ये व्यवस्था भाई, समानता का अधिकार तो कहाँ पर है? मौलिक अधिकार में भी है। अगर यहाँ से नहीं मानेंगे इस बात को लेकर, तो आप मौलिक अधिकार में तो जा सकते हो न्यायालय में। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो नीति निर्देशक तत्वों में भी हैं और मौलिक अधिकारों में भी हैं, ठीक।
ठीक है। और मौलिक अधिकार क्या है? न्यायोचित है। उनका अधिहरण होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कुछ वाद विवाद हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला है देखो, कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। आप काम कराते हैं, किसी प्रकार का काम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है आप उनके बिल्कुल शोषण कर रहे हो। कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, आपके काम कर रहा है, तो आपने क्या करा, उसकी इतनी ड्यूटी लगा दी, उस पर इतना काम डाल दिया कि नींद नहीं लेने दे रहे उसको, 24 घंटे उसको काम करा रहे हो। अब बंद गया, आप क्या मजबूर है? तो इसका मतलब ये नहीं है आपके स्वास्थ्य, शक्ति और जो बालक होते हैं, ठीक है, उनके दुरुपयोग से संरक्षण, उनका दुरुपयोग ना हो जाए, इस बात की व्यवस्था भी आपको करनी है नियम कायदों में। और लास्ट पॉइंट है, बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर, यानी कि बच्चों को डेवलप करने के लिए, उनके मतलब जो उनका विकास होता है उसको डेवलप, उसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छी प्रकार से आप नियम कायदे बनाइए, ठीक है। चाहे उनको ऐसी सामग्री पहुंचाई जाए, ऐसे संसाधन उनके लिए लाए जाएं जिससे उनका विकास क्या हो सके, बेहतर हो सके, ठीक। तो ये सारे पॉइंट 39 के हैं। इनमें से कोई से भी पॉइंट तो पूछ लिए जाते हैं, किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस भाग से संबंधित है, तो सिंपल सी बात है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ये उनमें समाहित हैं सारे के सारे बिंदु, ठीक। अब ये एक आर्टिकल जोड़ा गया नया, इसके बारे में कई बार पूछा गया। कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत आर्टिकल 39 का प्रावधान किया गया। अब उत्सुकता है कि क्या है इसके अंदर, ठीक है, जो इसको समाहित करना पड़ा। तो इसके अंदर है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है और उसका झगड़ा हो जाता है, वो न्यायालय में जाता है, सामने वाले से झगड़ा हुआ, वो पैसे वाला है, उसने हाई फाई वकील ले लिए और वो आराम से सारी व्यवस्था कर पा रहा, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम गरीब हो, तुम व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो ऐसे व्यक्तियों की वो केस लड़ सकें, अपने साक्ष्यों को ठीक प्रकार से न्यायालय के सामने रख सकें, अपनी विचारधारा को सही प्रकार से रख सकें जिससे कि समझ पाए न्यायालय, तो उसके लिए आपको विधिक सहायता देनी होगी। गवर्नमेंट को ऐसी गाइडलाइन है कि ऐसे लोगों को विधिक सहायता दे जिससे कि समान न्याय की व्यवस्था हो सके, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रकट नहीं कर पाए, संसाधनों की या पैसे की कमी से अच्छे वकील ना कर पाए, तो अपनी बात को प्रस्तुत ना कर पाए और हार जाए मुकदमा, तो ऐसा ना हो, इसलिए अनुच्छेद 39 का प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। तो अब ये आपको आर्टिकल समझ में आए हुए होंगे, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब बाकी की बात हम अभी आगे करते हैं, ठीक है। इसको देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 40 और 41, 42। देखिए 40 में क्या प्रावधान है? गांधी जी की पहल, गांधी जी की सोच, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन, क्या व्यवस्था है? क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट जब बनती है केंद्र या राज्य स्तर पर, तो एक वो बड़े मसौदे से उनके यहाँ काम होते हैं। अब क्या होता है, गांव है, योजना जब बनती है वहाँ से तो गांव तक पहुँचने में उसे काफ़ी समय लगता है और वो बड़े स्तर की योजनाएं होती हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं, जैसे सपोज दैट आप गाँव में रह रहे हैं, आपकी नाली खराब है, अब वो नाली खराब है, उसमें पानी भर रहा है। अब ये व्यवस्था आप एमएलए से कहोगे, एमएलए इसका प्रस्ताव वहाँ विधानसभा में लेके जाएगा या वो अपनी निधि से पैसा कब पास कराएगा, उसके अंडर में बहुत सारे गांव होते हैं। अरे 100 से ज़्यादा गांव होते हैं विधायक के अंडर में। अब उनके लिए क्या हर एक गाँव में जाकर नाली के लिए व्यवस्था करेगा और फिर उससे विधानसभा भी जाना है, तो गाँव का डेवलपमेंट, गाँव का विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर वो 300 जो 89 लोग हैं संविधान सभा के, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या किया जाए भाई, ग्राम पंचायत स्तर पर एक स्थानीय सरकार नियुक्त की जाए, छोटी गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं ग्राम प्रधान, उसकी समितियां होती हैं। वो जो गवर्नमेंट होगी, वो जो स्थानीय सरकार होगी छोटी, वो उस गांव की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर समाधान करेगी। जैसे नाली टूट गई, ठीक है, कोई विवाद हो गया या कुछ बनवाना है शौचालय वगैरह, या किसी को लेकर मुद्दे को लेकर काम कराना है, चबूतरा कहीं बनना है, ऐसे छोटे छोटे डेवलपमेंट के काम जो गांव के जरूरी हैं और उन बात को लेकर बड़े स्तर पर नहीं जाया जा सकता। तो इस बात को ध्यान में रखकर संविधान सभा जब संविधान बनाने बैठी तो उन्होंने प्रावधान किया ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि आप एक यूनिटी बनाइए ग्राम पंचायतों की और उसमें उनको स्वायत्त तरीके से, देखिए क्या प्रावधान है, इन लाइनों को समझिए, बहुत सरल भाषा मैंने लिखी है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार उनको प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त, यानी कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अगर प्रधान को खड़ंजा पढ़वाना है तो वो रुपये निकाले और पढ़वा दे, गाँव के लोगों की सहमति से, अपनी समिति की सहमति से,
उसको चक्कर ना काटने पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तक कि साहब वहाँ खर्चा पड़ना है, ये वो नहीं, उसको शक्ति दी जाए। ग्राम प्रधान में शक्ति नहीं तो कि वो गांव का विकास कैसे करेगा, उससे लास्ट में पूछा जाएगा बस, ठीक है। तो ये गांव के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा कदम है। ऐसे पॉइंट सरकार ध्यान में रखे, इसको सरकार को ध्यान में रखना है। लेकिन सरकार ना भी रखती है तो जरूरी नहीं है, लेकिन रखें, उसका कर्तव्य है, अच्छा है, उसके लिए फायदेमंद चीज़ है, गाइडलाइन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि उनको ऐसी कंडीशन दे कि वो शिक्षा पाने के लिए आगे बढ़ें, आपके काम उनको ऐसे अवसर प्रदान करें, उनको काम की कमी ना रहे, ठीक है, रोजगार की कमी ना रहे, ठीक है, रोजगार भली रूप से उनको मिलता रहे। और कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, कोई व्यक्ति है, उसकी वृद्धावस्था हो गई, 70 साल का हो गया, वो अब भी जीवित है, अब वो कोई काम तो कर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, उसके पास ऐसी चलिए अचल संपत्ति नहीं है जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके, जमीन नहीं है या कोई पैसा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में तो उसके जीविका के साधन ही खत्म हो गए। तो यहाँ पर वो 389 लोग संविधान सभा के बैठे हुए प्रबंध कर दिया उन्होंने कि ऐसी स्थिति में लोक सहायता नाम का शब्द यूज किया गया है कि उस समय आप उसकी सहायता करेंगे। ये लोक सहायता वर्ड, जो सरकार आपके लिए पेंशन चलाती है ना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये पेंशन, वो आर्टिकल 41 का ही प्रयोग करती है, वो इस गाइडलाइन से ही बात उठाती है, क्योंकि संविधान सभा ने उसको कहा है कि लोक सहायता दीजिए, कैसी? विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, और ऐसे अवसर दीजिए जिससे वो शिक्षा पा सकें, यानी कि आप विद्यालय की व्यवस्था कीजिए हर गांव में 1 से 5 तक, जो गवर्नमेंट करती है, हर गांव में 1 से 5 तक व्यवस्था करती है विद्यालय का। ये बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल का अनुसरण कर रही है गवर्नमेंट? 41 का। आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, किसका अनुसरण कर रही है? 41 का। ये पेंशन तमाम आ रही है, ये किस आर्टिकल का अनुसरण कर रही है? 41 का। गवर्नमेंट यहीं से पढ़ के गई है वो सारी बातें जो आप कर रही है, ठीक है। तो इसको भी मैंने नोट कराया आपको कि राज्य काम पाने के, शिक्षा पाने के और बुढ़ापा और निःशक्तता, ऐसी कंडीशन, आप विकलांग हो गए, आपके शरीर का कोई अंग ऐसा है जो नहीं रहा जिससे आप काम करने योग्य नहीं है, कि दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार का बंद करेगा। पेंशन आप लागू कर देती है और बहुत सारी इसी आर्टिकल का अनुसरण करती है, ठीक है। अगला है भी आर्टिकल 42, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके समझ में आ गया है ना तो आर्टिकल 42 भी समझ में आ जाएगा। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन अब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, चाहे ग्रुप सी का एग्जाम हो, ग्रुप बी का हो, एज अ कथन निष्कर्ष के रूप में आपको सवाल ये ऐसा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा कहते हैं, कौन कौन सी बातें फॉलो करती हैं। जीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चन विलुप्त होते जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बातें स्पष्टता समझनी होंगी। और जो बड़े एग्जाम है, आप जानते हैं टीसीएस का आपने एग्जाम देखा होगा पुराना, यूपीएसआई वगैरह का, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे रख रही है, बहुत सुलझे, मतलब निकाल कर अंदर से बात है। अगर आप पूरा पढ़कर आए हो, पूरी बात समझे हुए हो, यानी आपने आर्टिकल एक लाइन में पढ़ लिया, कोई समझ में ना याद कर लिया आपने, जब तक ये आप जो मैंने नीचे इनका सार लिखा है, सार ये नहीं पढ़ोगे तो इनका मतलब नहीं समझ पाओगे। इनका मतलब समझ गए तो फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बोला, आज एक क्लास होगी और एक क्लास में पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा दिए जाएंगे। इसको पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना, जिंदगी भर याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आपके पास आएगा, एक एक क्वेश्चन लगाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा, ये विश्वास दिलाता हूं मैं आपको। अब देखिए आर्टिकल 42 क्या है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, यानी कि आर्टिकल 41 में आपको काम दे दिया, आपको रोजगार दे दिए, लेकिन वो भी मानवोचित होने चाहिए। अब एक ग्रेजुएशन करे हुआ बंदा और सब मनरेगा में आप काम करा रहे हो, तो ये रोजगार देना थोड़ी ना हो गया। यहां पर गाइडलाइन संविधान सभा ने समझा कि अगर सरकार कोई ऑप्शन दे देगा, वो काम दे, तो वो तो सबको पकड़ के क्या करेगी, लगा देगी मनरेगा में, चलाओ फावड़ा। लेकिन संविधान सभा ये भी जानती थी कि दुरुपयोग ना करते इस हमारी बात का, तो उन्होंने एक पॉइंट और रख दिया कि मानवोचित दशा, यानी कि ग्रेजुएशन वाले को ग्रेजुएशन जैसा काम दो और उसको सैलरी भी ऐसी मिलनी चाहिए। अब पर चलिए एक टीचर है, वेल एजुकेटेड, बढ़ के आ रहा है, उसको मिल रहे हैं दो उसको भी इतने रुपए। एक मजदूर है जो क्या कहते हैं, जो वेल एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ काम कर रहा है हाथ से, ठीक है, उसको भी, तो उसमें आप थोड़ा रखिए व्यवस्था कैसी करनी है। यानी कि सिंपल सी बात है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करेगा। इसमें प्रसूति सहायता को भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात आप क्या समझेंगे, मानव, यानी काम ऐसा हो जो उसके योग्य हो। ग्रेजुएशन वाला तो उसके योग्य काम, इंटर वाला तो उसके योग्य काम, कोई डिग्री है तो उसके योग्य काम देगा।
समझ रहे हो, उनके समान अवसर प्रदान करें। पता चली उसने सारी वैकेंसी निकाल दी ग्रेजुएशन वालों के लिए, अब बीटेक वाले क्यों कर रहे हैं, वो क्या चने बेचेंगे? तो सभी के लिए व्यवस्था करेगा, सभी व्यक्ति यहाँ पर, बीटेक वालों के लिए भी रोजगार उनके हिसाब से हो, ग्रेजुएशन वालों के लिए रोजगार उनके हिसाब से हो, ठीक है, और जो आपके मेडिकल लाइन वाले हैं उनके लिए रोजगार उनके हिसाब से हो। क्लियर है भाई? तो आशा करता हूं आपको आर्टिकल 40, 41 और 42 पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। वन लाइनर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको उसका पूरा क्या कहते हैं विस्तार से उसको समझा रहा हूं, क्योंकि आगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं उनसे वन लाइनर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप एग्जाम दोगे आपको खुद पता लग जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा वो पूछ रहा है कि बताइए ये नीति निर्देशक तत्व है तो इसमें क्या व्यवधान है, कितनी बातें इससे फॉलो कर रही हैं, कौन कौन सी बातें इसमें समाहित हैं, ठीक है, वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है भाई? ठीक, तो इसको आप नोट कर लें, पॉज कर लें सारी बातों को, मैंने नीचे व्याख्या की हुई है इसकी, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए अभी जो मैंने आपको 41 और 42 आपको पढ़ाया था उससे ही संबंधित है 43। आपको 41 में मैंने आपको बताया था कि काम पाने के अधिकार को, यानी कि रोजगार के अवसर दे, ऐसा प्रबंधन करे कौन भाई? गवर्नमेंट, राज्य, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य कोई भी स्थानीय सरकार। अब वो मानवोचित होना चाहिए, उसकी मतलब एक योग्य व्यक्ति के हिसाब से रोजगार हो, उसकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार हो। उसके बाद आर्टिकल 43 कहता है कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, यानी कि जो वेतन दिया जाए वो उनके निर्वहन के हिसाब से दिया जाए कि वो किस कंडीशन, किस स्तर का अधिकारी कर्मचारी है, उसको कितना वेतन निर्वाह किया जाना चाहिए। यानी सबको एक समान आप वेतन दे रहे हैं, ऐसा प्रावधान होता है? नहीं। तो वो यहीं से है कि निर्वाह वेतन जो एक तो वेतन ऐसा होना चाहिए इससे निर्वाह कर सके। ऐसा नहीं है आप उसको महंगाई भत्ते के हिसाब से महंगाई होती जा रही है, वेतन उसको पुराना वाला, तो जीवन निर्वाह कर सके, जीवन अपनी जो इसकी जीवन पार्जिका उसको ठीक प्रकार से वो चला सके, ऐसा वेतन आपको निर्धारित करना है। ये गाइडलाइन में बताया गया है गवर्नमेंट के लिए। ये देखिए जो आर्टिकल 43 का है ये जोड़ा गया था, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको हमारे संविधान में 43 का के तहत जोड़ा गया। क्या है इसमें प्रावधान? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता, जितने भी प्रबंधन होते हैं उनमें कर्मचारियों की भी क्या होनी चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए। उनके विचार, उनके विमर्श, उनके अकॉर्डिंग भी कुछ काम होने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ उनको मजदूर वर्ग बनाकर, गुलाम बनाकर उनसे काम कराया जाए, नहीं, उनकी भी बात सुने, ऐसा प्रावधान करें उद्योग के संदर्भ में सरकार, ठीक है। ये आपको जोड़ा गया है, इसके बारे में विशेष ध्यान रखना है। अगला है 43 खा, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 43 था पहले, लेकिन 43 का और खा बाद में जोड़े गए। 43 खा जो जोड़ा गया है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, यानी कि ऐसी यूनिटी के लोग, सहकारी समिति का मतलब होता है कुछ लोग जो उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए मिलकर काम करते हैं, वो सहकारी उनका समिति कहलाती है, कमेटी कहलाती है, जो मिलजुल कर विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए काम करते हैं। वो सहकारी ऐसे लोगों के लिए क्या करें? प्रोत्साहन करें। ऐसा नहीं तुम नहीं करोगे, हैं क्या कर रहे हो, ये लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई ऐसे काम करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी सर्विस चलाना चाह रहे हैं जिससे लोगों की भलाई हो और उनका थोड़ा प्रॉफिट हो, उनका विकास हो, तो उसको आप प्रोत्साहित करिए कि हाँ भी करिए, कुछ मदद हो तो हमसे लीजिए, लोन लीजिए हमसे, कुछ उनके लिए व्यवस्था कराए, ठीक है। तो ऐसा प्रोत्साहन करें। इस बात को इसमें ऐड किया गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। आपको अगर पूछा जाए कि सहकारी समितियों का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 43 खा में, भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के आर्टिकल 43 खा में सहकारी समितियों को, ठीक है। और 2011 में 97वें अमेंडमेंट या 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक है। आशा करता हूँ सारी बातें बहुत सरल भाषा में लिखी हैं, आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। अगला है 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा व्याख्यान करते हैं। क्या है ये? आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में प्रावधान है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी कि सभी के लिए समान कानून, सभी धर्मों से जुड़े जितने भी मुकदमे आते हैं, केसेस आते हैं, उनके लिए समान कानून। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। तो आप जाइए मुकदमा कराइए, क्या हाँ भाई एक समान सिविल संहिता क्यों नहीं है? मुस्लिम्स के लिए है या फिर हिंदू के लिए है, सिख के लिए, ईसाई के लिए अलग अलग प्रावधान क्यों है? जाइए मुकदमा कराइए। आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा कि ये प्रावधान जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में है, और राज्य नीति निर्देशक तत्व के किसी भी बात के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। सरकार की इच्छा है
तो वो इसको लागू करेगी, नहीं करती है तो आप हमारे पास नहीं आइए, न्यायालय अपने दरवाजे बंद कर देगा। तो यही कारण है कि ये वाली बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है लेकिन फॉलो नहीं हो रही है। क्या कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या है ये, क्या है इसके अंदर, क्या समान कानून, जैसे आप सभी जानते हैं ऐसे मुस्लिम्स में भी रूल था कि एक मुस्लिम से 4 महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। ठीक है, मुझे पूरी जानकारी नहीं, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको किसी तथ्य से जोड़कर ना देखें आप, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति है किसी धर्म का, उसको 4 महिलाओं से विवाह करने की परमिशन है, कर सकता है। एक अलग धर्म का व्यक्ति है, उसके यहाँ एक विवाह करना ही उचित है, उसके अलावा अनुचित होंगे। तो यदि वो दूसरा विवाह करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, और जिसके लिए 4 अलावा वो 4 भी कर लेता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था, अब इसमें एक सवाल, एक समान सिविल संहिता थोड़ी ना हो गई। एक व्यक्ति ने 4 शादी कर ली तब भी उसको कुछ नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने एक शादी के बाद दूसरे के बारे में सोच भी रहा तो उसको पकड़ लिया, उसको शादी कर ली, उसको केस लग गए। ऐसा होता है, हमारे यहाँ है अलग धर्म के हिसाब से नियम कायदे हैं, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, कि एक व्यक्ति के 4 शादी कर ली, उससे कुछ नहीं कहा, एक ने दूसरी करी, उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो ये समान सिविल संहिता थोड़ी ना, समान सिविल संहिता तब होगी यदि वो भी दूसरी शादी करे तो उसको भी डाला जाए, ये दूसरी शादी करे तो इसको भी डाला जाए। लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है। धर्मों के हिसाब से थोड़े कानूनों क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार इसमें बीच में आ जाते हैं। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 अबाध रूप से, वो अपने धर्म को कैसे मानता है, उसके धर्म को मानने का अधिकार है, वो 5 शादी करे 50 शादी करे, तो वो बीच में आ जाता है, उसका आनंद ना हो इसलिए, और ये इसके ये न्यायोचित है नहीं, तो इसलिए शांत रहता है, इसलिए ऐसा है प्रावधान। बस अगर बात करी जाए तो गोवा है, अगर बात आ जाए गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक समान सिविल संहिता, भारत का एकमात्र राज्य है, और कहीं भी एक समान सिविल संहिता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरे भारत में सिर्फ गोवा में लागू है, बाकी अन्य स्टेट में लागू नहीं है। धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून है, तो एक समान सिविल संहिता वहाँ पर आकर क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक, अगला है आर्टिकल 45। अनुच्छेद 45 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 45 में है प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। ये आंगनवाड़ी जो होती है ना, आंगनवाड़ी, ये आर्टिकल 45 की पहल है। आर्टिकल 45 सरकार ने इसी को पढ़ा था, 45 को पढ़ के इन्होंने क्या करा, आंगनवाड़ी की व्यवस्था करी है। देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देख रहे वही तो करते हैं, कसार वगैरह या बिस्कुट वगैरह जो आते हैं, चने वगैरह उनके लिए। ठीक है, तो ये प्रावधान उनकी शिक्षा का, डेवलपमेंट का, विकास का, उनका प्रावधान, तो गवर्नमेंट ने यहाँ से ये बात को पढ़ा, अच्छा संविधान सभा ये कह के गई थी तो हम करते हैं प्रावधान, आंगनबाड़ी के रूप में व्यवस्था कर दी, घर घर आंगन में जाएंगी कार्यकर्त्री और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये प्रावधान हमारे किसमें, अगर आंगनबाड़ी करके भी पूछ ले तो आर्टिकल 45, या 6 वर्ष से कम आयु की बच्चे की शिक्षा के बारे में पूछ ले तो अभी आर्टिकल 45। आशा करता हूँ बहुत सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और एक क्लास लेने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, आप एक बार पूर्णतः पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट भी आपका आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46, ये कहता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा। यानी कि जो ऐसे जाति के लोग होते हैं, कुछ विशेष वर्ग जो पिछड़ जाते हैं, जो अनुसूचित जाति में आते हैं, जनजातीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, जो आगे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कमियों की वजह से, कुछ ऐसे संसाधन उनके पास नहीं है कि वो समाज के अन्य तबकों के व्यक्तियों के बराबर आ सकें। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार क्या करेगी, प्रबंध करेगी, उनका शोषण ना हो, उनको उच्च वर्गों के लोग सताएं ना, व्यवस्था पहले ऐसा अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट नियम कायदे बनाएगी, उनको आगे लेकर आएगी, उनको संसाधन मौजूद कराएगी ऐसे तबकों के लोगों को, जिससे कि वो आगे आएँ और वो भी भारत के विकास में, डेवलपमेंट में अपनी मजबूती प्रदान करें। भारत के विकास में हर एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। ये मुहिम चलाएगी कौन भी, सरकार, और फॉलो करेगी आर्टिकल 46 को। ठीक है, आशा करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप इनको पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, आप क्लास को रिवाइज करेंगे, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसको पॉज कर लें आप। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स और हैं, कुछ बातें ऐसी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित हैं। ठीक है, जो गाइडलाइन है सरकार के लिए, जो सरकार का कर्तव्य है, सरकार को ध्यान रखना है, क्या है वो। ठीक है, अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार का स्तर, पूछा गया था नेक्स्ट, अभी पीछे एक एग्जाम आया था, ठीक है, यूपीएसआई का 2017 वाला, उसमें क्वेश्चन ऑनलाइन में था,
पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है। यानी कि सरकार ऐसे नियम या कायदे या नीतियां बनाएगी जिसके तहत पोषाहार का स्तर, सभी को पोषक तत्व मिल सके, जीवन स्तर डेवलप हो सके, उनका स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं वो दूर हो सकें, अस्पताल वगैरह की व्यवस्था करेगी, उनमें डॉक्टरों की व्यवस्था करेगी। ये सारा कर्तव्य जो है चिकित्सा से संबंधित वो आर्टिकल 47 में संबंधित है। यानी कि सरकार समय समय पर चिकित्सा संबंधी, पोषाहार संबंधी योजनाएं लेके आती है, नीतियां बनाती है, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस आर्टिकल का अनुसरण करती है, तो 47 से ही वो ये बात पढ़ के गई है कि मुझे ऐसा करना है जिससे लोगों को चिकित्सीय सहायता या फिर उनके जन स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं वो क्या हो सकें, दूर हो सके। क्लियर हुआ भाई। सेकंड 48 जो हमारे दुग्ध या पशुपालन होता, तो इसमें जो 389 लोग संविधान सभा के बना रहे थे, उन्होंने प्रावधान किया कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। यानी कि कृषि को भी जो आधुनिक इक्विपमेंट संसाधन आ गए हैं उनकी सहायता से हम जल्दी कर सकते हैं काम को उसको, ठीक है, और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसे यंत्रों का प्रयोग करें, ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें जिससे हम क्या कर सकें, ज़्यादा उपज ले सकें कम काम करके। तो वो आधुनिक तरीके होते हैं, वैज्ञानिक तरीके होते हैं, तो उनको सरकार प्रयोग में लाए, ऐसे संसाधन दे अगर कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो ट्यूबवेल लगवाए सरकारी, पानी जल्दी हो जाता है, नहर से काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी व्यवस्था रहती है, ट्यूबवेल के माध्यम से सरकारी ट्यूबवेल लगवाती है, सरकारी ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, वह आर्टिकल 48 का ही अनुसरण करती है गवर्नमेंट। आगे बात समझ में, जो आपने सरकारी ट्यूबवेल देखे हैं या फिर सरकारी कोई भी खाद की व्यवस्था करती है, उर्वरक लेकर आती है, तो आर्टिकल 48 का अनुसरण कर रही है। कृषि संबंधी या पशुपालन संबंधी कोई बात कर रही है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे सारी बातें। देखिए आर्टिकल 48 का, अनुच्छेद 48 का में क्या है, ये बाद में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया गया था, बहुत बातों में संशोधन किए गए थे, तो उसके तहत ही 48 का जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी कि पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के जो आपने वो पौधे लगाए जाते हैं सड़क के किनारे, ठीक है, और सरकार पेड़ काटने को रोक लगाती है, और वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य, जिम कार्बेट पार्क जैसे नेशनल उद्यान बनाती है पशुओं के लिए, ठीक है, जीवों के लिए, और वन को बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है। तो ऐसी चीज़ें योजनाएं बनाती है वो किसके तहत, 48 का के तहत, ठीक है। पेड़ लगवा रही है, पर्यावरण को मुहिम बना रही है, तो ऐसी बातें जो करती है वो किसको ध्यान में रख कर करती है, 48 का को। इसको बाद में जोड़ा गया, इसलिए पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कब जोड़ा गया, 1976 में। अगला आर्टिकल है 49, अनुच्छेद 49, ये पूछा गया था, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। आपको आर्टिकल पूछे ना पूछे, एक बात जरूर पूछ लेगा कहाँ में समाहित है, तो ध्यान रखना कहाँ पर पढ़ी है हमने, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यही तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि सारी बात आपके दिमाग से निकाल दूँ, पूरा जो जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, जितनी भी बातें हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, वो सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाएं। क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान लोगे ये वाली बात हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अध्ययन किया है, इस बात को या पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को वहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत कम पूछा जाएगा कि आर्टिकल 49 में क्या है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ये बात किस में है, किस भाग में, ये पूछा जाएगा। तो स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, सरकार को क्या करना चाहिए, स्मारक हैं जैसे बहुत सारे आपके लाल किला, ताजमहल वगैरह राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, जैसे समाधि है राजघाट गांधी जी की, ऐसे संस्थानों का संरक्षण करें, इन पर लोग व्यवधान या फिर इन पर गंदगी न फैलाएं, इनको समाप्त क्षय की ओर ना ले जाएं, ऐसी व्यवस्था को लेकर इनको सुरक्षा प्रदान करें। और आपने देखा होगा वहाँ पर जो सुरक्षा होती है, उनको जो नियम कायदे बनाए जाते हैं ताजमहल को लेकर, लाल किले को लेकर या किसी की समाधि को लेकर, वो किसका अनुसरण करती है गवर्नमेंट, आर्टिकल 49 का, के स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं को क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, जिससे वो हमारे आगे तक बने रहें, ठीक है, हमारे पूर्वज जो हैं, पूर्वगामी गाथाएं उनको बनाए रखें। अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलगाव। कुछ बच्चे अभी नहीं जानते हो कार्यपालिका और न्यायपालिका को, मैंने अभी नहीं पढ़ाई ये बातें, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं। गवर्नमेंट के कार्यकारी अधिकारी जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
ये सब क्या होते हैं, ये सरकार का भाग होते हैं, ये कार्यपालिका में आते हैं। और जो न्यायपालिका होती है वो क्या होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ पर मुकदमे जो होते हैं, तो सबका सरकार कुछ गलत करती है तो आप कहाँ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट भी तो जाते हो। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका किसी मतलब पर्सनल काम में और कार्यपालिका न्यायपालिका किसी पर्सनल काम में हस्तक्षेप ना करेगा, ये अपने अपने काम अलग अलग करते रहेंगे। ठीक है, ये मतलब हस्तक्षेप का मतलब ये गलत कार्य तो नहीं रोका जाएगा गलत कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्य होने ही ना दें, वो अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और ये अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ऐसा नहीं है कार्यपालिका न्यायपालिका को हटा देगी या फिर उसमें कोई हस्तक्षेप करेगी कि आप ऐसे ये न्याय आपने अच्छा नहीं करा, इस न्याय को आप ऐसा करिए, ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है भाई 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। ये इंपोर्टेंट बात, जब संविधान सभा बना रहे थे 389 लोग, तो उन्होंने कहा कि सरकार क्या करे, सरकार जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हेतु जो यूएनओ कराता है, ठीक है, एक संघ है, सारे देशों में शांति में युद्ध ना हो, ऐसे कार्य को क्या करेंगे, प्रोत्साहन। ये नहीं कि युद्ध करेंगे हम अलग है, हम किसी नहीं सुनते, हम ऐसा करें, नहीं, सबके साथ चलने की कोशिश करें, सबको जिससे शांति का रास्ता निकलता हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आप उस समूह में शामिल हो, आप उनकी बातों को माने, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 51 में। अब गवर्नमेंट शांति प्रोत्साहन को योगदान देती है, उसमें भाग लेती है, तो वो किसका अनुसरण करती है, आर्टिकल 51 का। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन बात भी किसमें समाहित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये वो सारी बातें रहीं जो मैंने वर्णन किया है किसमें भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और आपको जोड़ने का प्रयास किया। अगर ये सारी बातें आपको दिमाग से निकल गई हों तो आप दोबारा रिवाइज कर लें इस बात को। अगर आपने एक बार और रिवाइज कर ली ये क्लास तो सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। अनुच्छेद सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, ये बातें पूछी जाती हैं, बातें कहाँ कौन से भाग में हैं। यदि एक बार रिवाइज कर लिया तो आने वाले समय में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सारे के सारे टिक कर पाओगे। ठीक है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो जुड़ रहे थे पहले, वो पता नहीं लॉकडाउन की वजह से ये समस्याओं को लेकर घिर गए हैं, तो ऐसा ना करें, वो डेली क्लास देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्लास ले ली है, जिससे मैं समझ सकूं कि हाँ बच्चे जो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे। ऐसा नहीं है आप हतोत्साहित हो जाएं, लॉकडाउन कुछ समय के लिए, आगे खुल जाएगा, फिर स्थिति बेहतर हो जाएंगी और हम लोग फिर अपने मंजिल पर चलेंगे। ठीक है, जो रास्ते हैं लेकिन मंजिल पर अब भी चलना है, वो मंजिल दिखाई देने लगेंगी। नौकरी वोकरी जो जॉब है आने वाली है, आपको पता ही है। ठीक है, और मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा आगे जॉब को लेकर, जो नई वैकेंसी आ रही है उनके बारे में भी आपको वीडियो मिलेगी। तो आपको अगर अच्छी क्लास लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताएं, और क्या आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन है ऐसे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे वार्ता करें। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे इसका क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठाए, इसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास को आप रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सारे जो समस्याएं हैं वो क्लियर हो सकें। अब भी अगर कोई पॉइंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब दूंगा। और कोई बात यदि व्याख्यान करने की हुई तो अगले लेक्चर में उसको मैं व्याख्यान कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।